स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप मस्त और स्वस्थ और दिल्ली पुलिस की या आने वाली यूपीएसआई या यूपी पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की और शानदार तरीके से मेहनत और ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे चैनल के साथ जुड़ करके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन क्लासों का मिलता रहेगा। तो जैसा कि आपको पता चल गया, वर्ष 2023 का ओवरऑल इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स के, वो मैं इस क्लासों में चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं। कोई ना कोई यूपी ट्रिपल एस पेट की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें या आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको 6 से 8 महीने की कम से कम तैयार करनी होती है, और कभी कभी तो 1.5 साल 2 साल तक के पुराने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। लेकिन कम से कम 6 से 8 महीने की करंट अफेयर्स की पकड़ आपको इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण घटनाओं पर, सुर्खियों पर होनी चाहिए। तो उसी क्रम में आज की क्लास है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस क्लास को अपने मित्रों की और दोस्तों के साथ, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा निःशुल्क जीएस का कोर्स आप चैनल के साथ जुड़ करके तैयारी करें। तो देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंटों को जो काफी चर्चा में है इस समय। तो देखिए, एक रिपोर्ट आई थी मई के महीने में, मई 2023 में एक रिपोर्ट आई, भारत पे सर्वे किया गया। तो भारत का सबसे खुशहाल राज्य, सबसे खुशहाल राज्य तो कौन सा आया था पहले स्थान पर? मिजोरम। तो भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन से राज्य को घोषित किया गया? मिजोरम को घोषित किया गया। मई 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, इस पॉइंट को नोट कर लेना। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। और मिजोरम स्थित कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, जो कि 7 सिस्टर्स के अंतर्गत मिजोरम राज्य आता है ना। मणिपुर से बिल्कुल साउथ में है, म्यांमार से ऊपर है मिजोरम। मणिपुर में आपको पता ही है हिंसा चल रही है दो जनजातियों में, एक मैतेई जनजाति और एक कुकी जनजाति। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, क्योंकि आ सकता है कि मैतेई और कुकी जनजाति से संबंधित प्रश्न, क्योंकि कुकी जनजाति से कई बार प्रश्न पूछा गया है मणिपुर में। आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो खुशहाल राज्य कौन सा है? सबसे मिजोरम है। पॉइंट नोट कर लेना। एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी बनाई गई है अभी हाल ही में, और इनके साथ कई सदस्य भी हैं, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। अभी हाल फिलहाल मैंने अध्यक्ष लिए हैं इसमें, है ना। सरकार चाहती है कि आगे चलकर जो खर्चा होता है ना, खर्चा खराबी होती है, हर 2 साल में, हर 1 साल में, हर 6 महीने बाद भारत के कहीं ना कहीं राज्यों में चुनावों का आयोजन होता रहता है, मैं आपको बताऊं, है ना। जैसा कि आप भी जानते हैं कि भैया चुनाव कहीं ना कहीं विधानसभा के आते ही रहते हैं। सरकार का ऐसा मानना है कि जो खर्चा खराबी रुकनी चाहिए, और सभी चुनावों को भारत की सरकार के साथ, कहने का मतलब आम चुनावों के साथ, कहने का मतलब है लोकसभा के चुनावों के साथ राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी करा दिए जाएं, तो एक ही बार में सारे चुनाव हो जाया करेंगे। सभी सरकारें 5 साल के लिए काम किया करेंगे, फिर बीच में कोई चुनाव नहीं आया करेगा, जिससे कि जो हमारी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो बहुत सारे कार्यों को रोक करके अपने राजनीति, सॉरी, जो विकास के कार्य होते हैं उनको रोक करके राजनीति में अपना ध्यान देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसी वजह से सरकार ने एक देश एक चुनाव, एक चुनाव होना चाहिए लोकसभा के साथ विधानसभाओं का मिलकर के। तो उसकी कमेटी की अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? रामनाथ कोविंद जी को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, है ना। इनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे? द्रौपदी मुर्मू जी से पहले रामनाथ कोविंद जी, जो कि कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के कानपुर के। और उत्तर प्रदेश से अभी पूरे यूपी से बात करें, एंटायर ऑफ हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया की बात करें, तो एकमात्र ही राष्ट्रपति चुने गए हैं उत्तर प्रदेश से, जिनका नाम रामनाथ कोविंद जी। तो इसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद जी कर रहे हैं, इस पे अध्ययन कर रहे हैं, रिपोर्ट देंगे सरकार को, ठीक है। इनके साथ सदस्य भी है, वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। G20 की पहली शेरपा बैठक, शेरपा शब्द कई बार सुन रहे होंगे G20 शब्दावली में आप। G20 तो नहीं है, अब हो गया है जी, क्या हो गया? G21 हो गया है, 21 हो गया जी 20+1 भी लिख सकते हैं या 21 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो शेरपा की बैठक पहली उदयपुर राजस्थान में हुई थी, जो 2022 के लास्ट नवंबर दिसंबर के महीने में पहली शेरपा की बैठक थी। और बैठकें में मैं बताऊंगा, महिलाओं को लेकर के भी बहुत सारी हुई, जलवायु को लेकर के हुई, महिला सशक्तिकरण को लेकर के हुई, रोजगार को लेकर के हुई, स्वास्थ्य को लेकर के हुई, बहुत सारी G20 की बैठकें हुई। जैसा कि आपको पता है, कई बार मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा रिपीट करके क्लास को, है ना। क्लास के बाद में जाएं और उसके बाद आराम से नोट करें उसे और देखें, कई बार मैं फास्ट बोल जाता हूँ। तो राजस्थान उदयपुर में हुई, है ना। शेरपा किससे बनाया गया? पहले पीयूष गोयल साहब को नियुक्त किया गया था, उसके बाद अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, अमिताभ कांत शेरपा थे इस G20 सम्मेलन के। इनका मतलब था कि पूरा ड्राफ्ट, पूरा प्रारूप तैयार करना भारत की तरफ से G20 के बीच में, इनका काम मुख्य था शेरपा का, है ना। अमिताभ कांत जी थे इस पद पर। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? जीके का पॉइंट आ गया, 13 मई 1952 को पहली बार राज्यसभा में बैठक हुई थी, है ना। पॉइंट लिख लेना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम चर्चा में है इस समय, संसद से पारित हो गया है, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहां से पारित हो गया है? संसद से। कितने % आरक्षण मिलेगा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में? 33%।
33% आरक्षण इसके तहत दिया जाएगा। 33% पद किन के लिए आरक्षित होंगे? महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में। बिल का नाम क्या है? विधेयक का नाम क्या है? अधिनियम का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से ही प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाए गए मई 2023 में। कुछ पॉइंट मई के लिए मैंने इस क्लास में, मई 2023 में कर्नाटक के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं जी, इनका नाम है प्रवीण सूद। तो इस समय कौन है जी? सीबीआई के डायरेक्टर है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है जी भारत का, जो कि बहुत सारी जांच करता है नेताओं की, भ्रष्टाचार की और बहुत सारी चीजों की सीबीआई जांच करती है, अलग अलग केसेस की। सीबीआई की अगर बात करें तो स्थापना हुई थी 1963 में, ये भी लिख लेना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसे विभाग कहा जाता है। सिक्किम 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को, है ना, चौके मई के पॉइंट है तो कुछ ये सिक्किम वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा राज्य बना था? सिक्किम 22वां बना था। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। कब बना था? 16 मई 1975 को बना था, है ना। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 36वां संविधान संशोधन सिक्किम के लिए किया गया था, उसके तहत भारत में शामिल हुआ था ये वाला राज्य 16 मई 1975 को। और संख्या कौन सी थी राज्य की शामिल होने में? 22वां राज्य था ये, नोट कर लीजिएगा। राजधानी गंगटोक है इसकी। लगभग 15 लाख जनसंख्या रहती है, चूंकि भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के आधार पर सिक्किम, हिमालय में स्थित है, हिमालय की गोदी में स्थित है। जितनी जनसंख्या है उसके 2 गुने 3 गुने आदमी वहां घूमने चले जाते हैं और पन्नी पन्नी तैलिया फैलिया ने फेंक आते हैं वहां, परेशान करते हैं बेचारे ने आदमी में जाके, है ना। वैसे सरकार कोशिश कर रही है पन्नी थैलिया प्लास्टिक पर रोक लगाने की। ठीक है, 1 जुलाई से इसकी रोक भी लगाई गई, अनाउंसमेंट भी किया गया प्लास्टिक के प्रदूषण पर। आगे बात करते हैं। 14 जुलाई 2023 में सिक्किम का एक बात बताना भूल गए, सिक्किम में कंचनजंगा के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है और कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी भी है सिक्किम की, और भारत का तीसरा सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा, है ना। कई बार एग्जाम्स में आता है, याद रखिएगा सिक्किम के बारे में। और सिक्किम में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक झील है जिसका नाम है चोलामू झील, जहां से तीस्ता नदी निकलती है, और तीस्ता नदी चोलामू झील से निकलने के बाद भाई साहब ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। तीस्ता काय की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। निकलती कहां से है? चोलामू झील से उत्पत्ति होती है, उद्गम होता है इसका, या ओरिजिन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है सर, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी फ्रांस के वेस्टिल डे जी, वहां का अपना, जैसे हमारा आजादी दिवस होता है तो ऐसे फ्रांस में वेस्टिल डे मनाते हैं, तो इसके मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया। 14 जुलाई को मनाया गया। कौन सा मनाया गया? फ्रांस का। ठीक है, और फ्रांस ने अपना सर्वोच्च सम्मान भी दिया प्रधानमंत्री जी को। आगे बात करते हैं विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन 2023 का। आयुर्वेदिक को बढ़ाने के लिए, आयुर्वेदिक की विस्तार करने के लिए कि विश्व स्तर का सम्मेलन हुआ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, लिख लेना, छाप लेना इसे, है ना। आयुर्वेदिक सम्मेलन। आयुर्वेदिक की दवाई, जब वैसे दवाइयों से सही नहीं होता व्यक्ति तो कौन सी दवाइयों को सहायता प्राप्त करता है? आयुर्वेदिक दवाइयों का। आयुर्वेदिक दवाई, जैसे बाबा रामदेव का नाम तो सुना ही होगा, वो अपना पूरा का पूरा संस्थान इसी के माध्यम से चलाते हैं। अब तो वो आयुर्वेदिक दवाइयों को बेचते बेचते बाबा जी बहुत सारी चीज़ों के बिजनेस में हैं, इस समय शामिल है। आगे बात करते हैं। त्रिपुरा एक राज्य है, आपने सुना ही होगा। त्रिपुरा को तीनों तरफ से कौन से देश ने घेर के फिजिकल बाउंड्री लगी है? कौन से देश की फिजिकल बाउंड्री लगी है त्रिपुरा से? बांग्लादेश की। ठीक है, ये कई बार जीएस में क्वेश्चन आ चुका है। 4096 किलोमीटर लंबाई है पूरी। अगर देखें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो फिजिकल बाउंड्री है उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश की जो सीमा लगी है वो त्रिपुरा के साथ लगी हुई है। त्रिपुरा की पहली महिला पायलट की बात कर रहे हैं, देवलीना बनी है। त्रिपुरा से आने वाली कोई पहली महिला जो पायलट बनी है उनका नाम क्या है? देवलीना। ये भी 2023 का करंट अफेयर्स का पॉइंट है, याद रखिएगा, त्रिपुरा की, है ना। आगे बात करते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द लीजन, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन। किसे दिया गया? भारत के उद्योगपति टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। एन चंद्रशेखरन को दिया गया है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये। ठीक है, कौन से देश का? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। नोट एक एक पॉइंट करना है आपको, पता नहीं पॉइंट प्रश्न कहां से पूछा जाए, कौन से महीने से पूछा जाए। ठीक है, 18 मई 2023 को कानून एवं विधि मंत्री नए बनाए भारत सरकार ने। किन्हें बनाया? अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया, जो कि राजस्थान से चुन करके आते हैं। सीट देख लेना इनकी, अर्जुन राम मेघवाल जी को कौन बनाया सरकार ने? कानून एवं विधि मंत्री। इससे पहले किरण रिजिजू थे इस पद पर, उनको कौन सा मंत्रालय दे दिया? किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया या मंत्री बनाए गए। ये 18 मई को प्रधानमंत्री जी ने कुछ चेंज कर दिए मंत्रालय। तो कानून मंत्री कौन है इस समय? अर्जुन राम मेघवाल।
और किरण रिजिजू कौन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास। आगे बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा, एक लिस्ट आई 2023 में, सर्वे होता है विश्व भर में, विश्व में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला एथलीट, खिलाड़ी, विश्व में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला एथलीट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल खेलते हैं। क्या नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लिख लेना, है ना। इनके बाद लियोनल मेसी का नंबर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, 136 मिलियन डॉलर के आसपास इनकी कमाई है। कर्नाटक में भी चुनाव हुए थे हाल ही में, तो कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए, सिद्धारमैया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए, सिद्धारमैया। 224 सीटें विधानसभा की कर्नाटक में, इनमें से 136 सीट जीती कांग्रेस ने। सिद्धारमैया कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वहां पे मुख्यमंत्री चुने गए, जिनमें से टोटल 10 महिलाएं विधायक भी बनी है वहां पे। महिलाओं का बड़ा उल्लेख है, तो महिलाओं का उल्लेख भी कर दिया। 10 महिलाएं विधायक चुन करके आई हैं कर्नाटक के विधानसभा के इलेक्शन में। मुख्यमंत्री कौन बने, सिद्धारमैया, जो वहां के बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट। 22 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी को प्रशांत महासागर में स्थित है एक देश, कहां पे स्थित है, प्रशांत महासागर में, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। एक पॉइंट लिख लेना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, आइलैंड है ये पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। इसकी राजधानी है पोर्ट राज मोरेसेबी, पोर्ट राज मोरेसेबी इसकी कैपिटल है। तो इसने प्रधानमंत्री जी को क्या दिया है, अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। जब प्रधानमंत्री जी फ्रांस में गए शामिल होने, उसी समय इन देशों की यात्रा पे थे, तो पापुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। यह देश प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। 19 तोपों की सलामी भी दी गई प्रधानमंत्री जी को वहां, और चीफ की उपाधि अलग से दी गई। एक उपाधि और देते हैं, वहां परंपरा है उस देश में, चीफ की उपाधि भी प्रधानमंत्री जी को दी गई, नोट कर लीजिएगा। 2024 का क्वाड सम्मेलन कहां पे होगा, भारत में होगा। 2024 का, वर्ष 2024 का जो क्वाड सम्मेलन होगा वो कहां पे होगा, भारत में ही होगा। क्वाड क्या है, एक समूह है, चतुर्भुज संवाद समूह के नाम से इसे हिंदी में जाना जाता है। इसमें 4 देश हैं, जिसमें एक जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक भारत है और एक अमेरिका है। इन 4 देशों को मिलाकर के ये समूह बना हुआ है, जिसे इंग्लिश में क्वाड और हिंदी में चतुर्भुज संवाद के नाम से जाना जाता है। इसका 2024 का जो सम्मेलन होगा वो भारत में ही होगा, और वर्ष 2024 में जो भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा, उसमें क्वाड समूह के नेताओं को मुख्य अतिथि के तौर पर भी भारत ने निमंत्रण किया है, दिया है निमंत्रण, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। वर्ष 2024 में इसरो शुक्र ग्रह पर अपना मिशन भेजेगा भाई, ये पॉइंट भी छाप लेना। 2024 में कौन सी जगह भेजेगा, शुक्र ग्रह पर। शुक्र को क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। शुक्र को शाम का तारा भी बोलते हैं, सुबह का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा भी बोलते हैं, सांझ का तारा भी बोलते हैं, और पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, क्योंकि कंडीशंस पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, इस वजह से ये शब्दावली भूगोल में इनके साथ पढ़ी जाती है। और शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, सबसे गर्म ग्रह भी मेरे ख्याल से पढ़ा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी पढ़ा जाता है सौर मंडल में, शुक्र ग्रह को पढ़ लीजिएगा, 2-4 पॉइंट शुक्र ग्रह के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं, 2025 में इसरो अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए तैयार है। वर्ष 2025 में हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में है। इसके जो चीफ हैं वो 10वें नंबर के हैं, 10वां उनका स्थान है, एस सोमनाथ हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के नेतृत्व में अभी चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक, विश्व का ऐसा देश भारत बन गया जो चंद्रमा के साउथ पे लैंड किया है। ये भी पॉइंट याद रखना है। तो जो 2025 में व्यक्ति को भेजेंगे भैया, है ना, आपकी टिकट लग जाए तो बात कीजिएगा इसरो वालों से कि भैया हमें वो ले चलो। अभी भारत में धरती पर रह के थोड़े परेशान है, वहाँ की हवा कैसी होती है दिखवाओ, हवा पानी जल जो भी है वहां देखिए, है ना। अब बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो। ये एक रैंक आई विश्व एथलेटिक्स की कि इसमें पहले स्थान पे कौन है, तो विश्व एथलेटिक्स जेवलिन थ्रो, आप समझ गए, जेवलिन थ्रो का मतलब भाला फेंक। तो पहला स्थान किसका है, नीरज चोपड़ा, जो कि पानीपत के रहने वाले हैं, हरियाणा के। 27वां चौगम सम्मेलन, चौगम बोले तो राष्ट्रमंडल का सम्मेलन होता है जी, 2024 में कहां पे होगा, समोआ नामक एक छोटा सा देश है, यहाँ पे होगा। इसमें 56 देश शामिल हैं। इस चौगम सम्मेलन में कितने, 56 देश शामिल हैं। इसमें वो देश शामिल हैं जिन पर लगभग ब्रिटेन ने या अंग्रेजों ने कभी ना कभी हुकूमत की है, शासन किया है, तो इस तरीके के सम्मेलन होते हैं। तो चौगम के नाम से जाना जाता है जी। 24 का कहाँ पे होगा, समोआ नामक देश में। लिख लीजिएगा पूरे धैर्य से, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। 128वां संशोधन विधेयक, ये फिर लिखा हमने बदल के, आपको बदल के लिख रहे हैं जिससे कि छूट ना पाए, कोई भी चिंता ना करो बिल्कुल, ठीक है। मेहनत उस स्तर पर की जाएगी कि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है।
तो 128वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? नारी शक्ति वंदन से संबंधित है, इतना याद रखना है। संख्या में पूछ लेगा, 128वां था, 127वां था, 126वां था, 125वां, 129वां, 130वां, कोई भी ऑप्शंस मिलेंगे, इसी तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो 128वां संशोधन किससे? नारी शक्ति अधिनियम, जिसमें महिलाओं को लोकसभा अथवा विधानसभा में 33% 33% आरक्षण दिया गया, जो कि लगभग जनगणना और परिसीमन होने के बाद 2029 से लागू होगा ये आरक्षण, 2029 के लोकसभा चुनावों में। धैर्य से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखने जा रहे हैं साहब प्रधानमंत्री जी। कौन सा है ये? यूपी में तीसरा। कहां पे? वाराणसी में, अपने संसदीय क्षेत्र में। वाराणसी में रखने जा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के भीतर। 75 जिलों की संख्या है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट यहीं से जाती है, यहीं से प्रधानमंत्री तय होता है, लेकिन यहीं पे बहुत कम स्टेडियम है, यहीं पे व्यवस्थाएं बहुत कम है ना। जिसमें आगरा भी नंबर पे था अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए, लेकिन आगरा में आज तक नहीं बने। बनना चाहिए, ऐसी उम्मीद है हमें आगरा के भीतर भी। तो तीसरा कहाँ पे? वाराणसी में। इससे पहले 2 कहाँ पे? एक कानपुर में ग्रीन पार्क के नाम से और एक लखनऊ में। तो ये दोनों जगह हैं। तीसरा वाराणसी में बनेगा। इसका उद्घाटन, माफ कीजिए, इसकी नींव रखेंगे, आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री जी। भारत का पहला गैंडा संरक्षण, गैंडों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? बिहार की राजधानी पटना में। नोट कर लेना, गैंडा संरक्षण है ना। 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गैंडा दिवस भी मनाया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा एक सींग के जो गैंडे पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि आसाम में स्थित है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है आसाम, जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग के गैंडा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और बाघ भी पाए जाते हैं। टाइगर्स के लिए भी फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आसाम के भीतर। ठीक है सर। तो ये जहाँ पे बनना है होयसल, जो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है ये मंदिर। एक होयसल के पवित्र मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। किसमें शामिल कर लिया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी हाल ही में शामिल किया है। ये सितंबर 2023 में घोषणा इसकी की गई है सऊदी अरब से, यूनेस्को की एक समिति के द्वारा। वहां पे एक बैठक हुई थी सऊदी अरब में, वहां से इसका अनाउंसमेंट या घोषणा की गई। ठीक है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में, इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो कि विश्व भर में काम करता है ऐतिहासिक इमारतों के लिए, ऐतिहासिक स्थानों के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, शिक्षा के लिए भी काम करता है। उस क्रम में होयसल के पवित्र मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ब्रैकेट में लिख लेना कहाँ है ये मंदिर? कर्नाटक में। 11वीं से 12वीं सदी के दौरान इसका निर्माण वहां के शासकों के द्वारा कराया गया था। ठीक है। होयसल मंदिर को शामिल किया गया है। 45वां शतरंज का ओलंपियाड जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? 2024 में बुडापेस्ट में। और ये काय की राजधानी है? हंगरी की। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में ये आयोजन होगा वर्ष 2024 में। कौन सा गेम होना है? 45वां ओलंपियाड। 44वां कहाँ हुआ? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था ये। 44वां ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ, और 45वां होना है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, जो कि हंगरी यूरोप का एक देश है, याद रखिए। हो अगले पॉइंट की बात करते हैं। सनी डेज, ये किताब है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी चर्चा में। सनी, सनी से याद रखना किसने लिखा है? सनी डेज नामक आत्मकथा को सुनील गावस्कर साहब ने, सुनील गावस्कर साहब, सुनील लिखी हुई है ना, सुनील गावस्कर साहब की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने अपने जीवन को, अपने क्रिकेट के जीवन को इसमें लिखा है, प्रकाश डाला है अपने क्रिकेट के जीवन को सनी डेज के माध्यम से। ऑटोबायोग्राफी है, जाने माने खिलाड़ी रहे। 1983 में जब भारत ने पहली बार विश्व कप जीता, उस टीम के हिस्सा थे। कौन? सुनील गावस्कर साहब। आगे बात करते हैं। शांति निकेतन 17 सितंबर 2023 को विश्व धरोहर ने शामिल करने की घोषणा कर दी है, शांति निकेतन आश्रम को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट छाप लो, ये सारे प्रश्न छप नहीं है, आगे आने वाले आपके एग्जाम्स में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। ठीक है क्लास को। तो भैया शांति निकेतन आश्रम काफी प्रसिद्ध आश्रम है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की वजह से बहुत प्रसिद्ध है, पुस्तकों में लिखा है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। शांति निकेतन आश्रम की 1861 या 63 में भी चेक कीजिएगा इसे, 1861 या 63 में स्थापना करी थी किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे। उनके बाद इस आश्रम की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नेतृत्व में विश्व बाल भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई। कौन से विश्वविद्यालय की? विश्व बाल भारती विश्वविद्यालय। कहाँ पे? शांति निकेतन आश्रम में। तो शांति निकेतन आश्रम को शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में।
इसे शामिल करके जो भारत के स्थान है विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले, उनकी संख्या हो गई है 41, लिख लो ब्रैकेट में ऊपर। 41 ऐसे स्थान है भारत के जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जा चुके हैं। और 41 में कौन सा है? शांति निकेतन आश्रम, जो कि बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से इसका संबंध रहा। ठीक है, इसे शामिल करते हुए 3 स्थान हो गए बंगाल के, इससे पहले 2 और शामिल हो गए थे। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? वन, जंगल के ऊपर, पेड़ों के ऊपर रिसर्च होगी, विश्वविद्यालय आधार पर स्टडी होगी, पढ़ाई होगी, तो तेलंगाना में स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा पहला वन विश्वविद्यालय। अभी हाल ही में हुआ है जी। क्रिकेट के तो आप प्रशंसक होंगे। 16वें एशियाई कप का आयोजन हुआ जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल मैच जीता। किसने जीता जी 16वां एशिया कप? भारत ने जीता। कौन सी टीम को हराया? श्रीलंका को। बिल्कुल बुरी तरीके से हराया। आपने देखा ही होगा मैच, नहीं देखा हो तो मैं बता दूं, 50 रन पे ऑल टीम आउट कर दी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 50 रन पर पूरी टीम आउट कर दी और भारत ने पहली विकेट पे ही इतने रनों को बना लिया, 51 रनों को बना लिया, तो भारत ने जीता। टोटल भारत 8 बार जीत चुका है एशिया कप को। पहला एशिया कप का आयोजन 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में। भारत के बाद 6 बार श्रीलंका ने जीता है और 2 बार पाकिस्तान जीत चुका है एशिया कप को। ठीक है, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया मोहम्मद सिराज को, जो 6 विकेट ली सबसे ज्यादा, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब कुलदीप यादव को, जो स्पिनर हैं जाने माने। ये भी लिख लेना, कई बार एग्जाम्स में आते हैं। प्रवर्तन निदेशालय आप जानते होंगे, जैसे ईडी के नाम से जाना जाता है डिपार्टमेंट को, इसके निदेशक बनाए सरकार ने, राहुल नवीन को बनाया गया हाल ही में प्रभारी निदेशक। राहुल नवीन। प्रवर्तन निदेशालय जो कि एक एजेंसी है भारत सरकार की, जो कि जांच करती है भ्रष्टाचार के मामलों को ज्यादातर। ईडी, प्रवर्तन निदेशालय कौन बनाए? राहुल नवीन इसके हेड है, नोट कीजिएगा। और एक लास्ट का पॉइंट बचा भैया, 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। ओजोन दिवस का पहली बार सम्मेलन 1987 को हुआ था भाई साहब, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था 1987 को, 16 सितंबर को। तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस विश्व में मनाया जाता है। ओजोन दिवस इस वजह से मनाया जाता है कि जो ओजोन की लेयर है, जो परत है, जो परावैंगनी किरणों से मानव को बचाती है पृथ्वी पर, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा किस तरीके से की जाए, कैसे कंट्रोल विश्व भर में किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस स्तर पर विश्व भर में चर्चा होती है इस दिन 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। समता मंडल आपने पढ़ा होगा, वायुमंडल में पढ़ते हैं, तो समता मंडल के अंदर ये लेयर पाई जाती है। इसके बारे में स्टडी और अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी ये अवश्य बताइएगा। करंट अफेयर्स की ये क्लास है और आगे भी करंट अफेयर्स की आपको लगातार मिलती रहेंगी, आप चिंता ना करें। चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, पूरी एनर्जी और उत्साह के साथ आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर किया करें क्लास को। इसी तरीके से पूरा मैटर आपको मिलेगा। और कोई भी जो भी आपका सुझाव भी हुआ करे तो आप दिया करें। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं दूर दूर के, जो चैनल के साथ जुड़े हैं, उनके अक्सर करके हमें सुझाव मिलते रहते हैं। आपके सुझाव मिलते हैं तो और हम बेहतर से बेहतर प्रयास करते हैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने के, अच्छे से अच्छे पॉइंटों को लाने की। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका होगा। उस दिन वो आपको प्राप्त होगा मेहनत से। तो जीवन में धैर्य और विनम्रता बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।